Assalamu alaikum. Very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine on 365 News Only. Live होते हैं हम यहाँ मंडे से फ्राइडे 9 से 11 बजे. नादिया खान एंड ज़ुहैब हसन बिल्कुल आपके सामने होते हैं. अच्छा, हमने नादिया 3 दिन से जब आप गई हुई थी, एक तो लोगों ने आपको मिस भी किया और बहुत फीडबैक ये भी आया कि भाई नादिया कहाँ. मैंने बता दिया था उनको कि नादिया खान एक कुछ उनकी मसरूफियत है, लेकिन मंडे को ज्वाइन कर लेंगी. वालिद साहब को देखने के लिए. लेकिन हुआ ये कि हमने आपको याद है ना कि वो फ्राइडे का शो बड़ा जबरदस्त हमने बनाया था और बड़ी चीजें थी उसमें, लेकिन हुआ ये कि ईरान पर अटैक कर दिया. और बिल्कुल मैं सुबह रेडी बैठी थी, डीएसएनजी ने घर आना था और मतलब सारा कंटेंट ही फिर एकदम बदला जब ये पता चला इस अटैक का. तो आई थिंक कोई 8 बजे की बात की, 8:30 तो हमारी बात तब भी नहीं था इतना. उसके बाद फिर ये ईरान एस्केलेशन सारा ये चला, इजराइल और ईरान की वॉर का. और बिल्कुल मतलब ये तो हमको हम सालों से सुन रहे हैं जी, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, इजराइल की धमकियां. एक्चुअली नहीं पता था कि अब हो जाएगा. ये बाकी साल जंगों का है. और अपने शो पर हमने बहुत ये बात तो की थी कि इसके चांसेस हैं कि ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन इतना मैसिव हो जाएगा. एक बहुत बड़ा अटैक किया इसराइल ने और उसमें ईरान की आला क़यादत यानी क्रीम उनकी जो है, उनका जो इंटेलेक्चुअल सारा तबका है, यानी कि उनके साइंसदान हों या फिर उनकी जो आर्मी के लोग हैं, उनको उसने निशाना बनाया और बड़ा प्रिसिशन से अटैक किया. यही ज़ुहैब हैरान ये होते हैं कि भाई कि एक तो सही रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहां से भी तस्दीक हो गई, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट लोग पहले हमले में मतलब पहली ही दफा उनको निशाना बनाया और कामयाब हो गए. उसके 7th 8th फ्लोर पे उन्हें पता था कि यहाँ पर मौजूद है और वहीं उन्होंने स्ट्राइक किया. तो इसमें ये कहा जा रहा है कि मुसाद के एजेंट्स काम कर रहे थे ईरान के अंदर. जी बिल्कुल. और उन्होंने ये सिस्टम ज़ाहिर है इंस्टॉल किया और इसमें काफी साल लगे. वो लेकर आए सिस्टम, उसको डिसमेंटल करके क्वाडकॉप्टर्स, उसके साथ साथ उनके जो हथियार हैं वो लेकर आए और वहां इंस्टॉल किया. और जब इसराइल ने हमला किया तो वहां पर उनके सिस्टम ने असिस्ट किया उनको. बिल्कुल. और जब भी सवाल आए ना, मुझे तो लगता है कि टाइमिंग पे गौर किया जाए कि व्हाई नाउ, जब ये थ्रेट डेकेड से चल रही है, अब क्यों? अब जब पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई, ट्रंप का आना, ट्रंप का अमेरिका में एकदम एक भूचाल, इमिग्रेशन लॉज का और अरेस्ट ऑफ पीपल एंड उनको सारा डिपोर्ट करना, ये सब शुरू हो गया. फिर यूक्रेन रशिया का एक्सलेशन, सारी ये बहुत अजीब बातें हो रही हैं. इतनी जंगें, इतना ये टाइमिंग तो आप देखें कि अभी उन्होंने अटैक किया तो ये एक आप समझे कि आगे बहुत कुछ होने वाला है. तशवीश की लहर दौड़ा दी है और दुनिया में वैसे ही महंगाई आप देखें, लोग उससे तंग है. अभी भी तकरीबन 4 रुपए बताया जा रहा है कि पेट्रोल महंगा हो गया पाकिस्तान में भी. और जब जंग चल रही है, ये महंगाई और बजट के तो इसके साथ साथ पेट्रोल कहाँ पहुंचेगा, हमारा तो सबसे बड़ा हमारी तो तशवीश यही है कि काम. अच्छा, मैम थोड़ा सा बताए थे कि ईरान ने सुबह सवेरे भी इसराइल पर बड़ा हमला किया, रिटेलिएट बहुत जबरदस्त किया ईरान ने. और ये दुनिया के ममालिक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ईरान ऐसे रिटेलिएट करेगा. 100 के करीब मिसाइल दागे गए, जिसमें 4 इसराइली हलाक जबकि 100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं. ईरान की तरफ से मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि ये जो सालसी की कोशिशें की जा रही हैं, जंगबंदी की कोशिशें की जा रही है, उन्होंने कहा कि इन द मिडल ऑफ द वॉर हम ये काम नहीं करेंगे. और आप ये देखो कि ये ईरान इनको इजराइल को सांस नहीं लेने दे रहा, गैप नहीं आ रहा है उनका. जब शुरू हुआ है और डिफेंस में हुआ है, अटैक उन्होंने किया, अब जो उनका रिएक्शन आया वो रुक नहीं रहा. बिल्कुल रुक नहीं रहा. और वो जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनका जो डिटेक्ट करता है वो कहाँ है? लोग इस पर सवालात उठा रहे हैं कि इसराइल कहता है कि हमारे पास बहुत जबरदस्त सिस्टम है, स्टेट ऑफ द आर्ट है, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा. बैलिस्टिक मिसाइल ईरान फायर कर रहा है और उसको कोई इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा. ये भी देखें कमाल बात. तो खैर ये अब जंग कहां जाएगी और इसके क्या असरात होंगे इस खित्ते पर भी, पूरी दुनिया पर भी, ये हम आज के शो में जरा इसको फोकस करेंगे. हमें ज्वाइन किया है मेजर रिटायर्ड मीसम रजा साहब ने. बहुत शुक्रिया मीसम साहब, आपने वक्त दिया. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. मुझे ये बताइए कि ये इस ईरान और इसराइल जंग का इख्तिताम क्या होगा, क्या फोर्सी कर रहे हैं आप, कैसे होगा ये जंग का खात्मा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इतने अहम मौजू पे मुझे अपने साथ जोड़ा है. अगर मैं काफिया रदीफ छोड़ के स्ट्रेट आपके सवाल पे आऊं, तो आपने वो नेतन्याहू की जो स्पीच की है उसने कल सुबह जो हमारे टाइम पे रिलीज हुई थी, आप उसका एक एक लफ्ज गौर से सुने कि उसमें पूरा इजराइल का पूरा ज़ायनिस्ट जो ये पूरी मूवमेंट है, जो ग्रेटर इजराइल का जो प्लान है, उसने पूरा मुबहम वर्ड्स में डिफाइन कर दिया. बिल्कुल. उसने ईरान को वो स्पीच की है, उन्वान था कि मैं आज स्पीच ईरान की आवाम से कर रहा हूँ जी. यानी कि माँ का दुश्मन औलाद का हिजरा
कि तेरा तल्लक क्या है ईरान के कौम के साथ, तू कब से सज्जन बन गया ईरान की कौम का, यानी कि जिन पे तू गोले बरसा रहा है, जिनको मार रहा है, तू उनके सज्जन बन के उनके, और उनके साथ बात ये कर रहा है कि हमने रजीम चेंज करना है, हमने रजीम चेंज करना है, ये जुल्म का रजीम है जो चेंज करना है आपके लिए। अब इस रजीम को वर्ड समझे जरा, व्हाई दे वांट टू चेंज द रजीम। इस वक्त आप अगर गो बैक लाइक 15 इयर्स, अरब स्प्रिंग चली, रजीम चेंज हुए अरब कंट्रीज में, उसके बाद वो रजीम इजिप्ट में चेंज हुआ, वो रजीम सूडान में चेंज हुआ, वो रजीम आपके यमन में चेंज करने की कोशिश की, अभी शाम में चेंज हुआ, शाम में, पहले इराक में, सीरिया में चेंज हुआ, और ये कि जी लोगों की भलाई के लिए इराक तबाह कर दिया, अफगानिस्तान में चेंज हुआ, अफगानिस्तान, अभी रिसेंटली सीरिया के अंदर रजीम चेंज किया उन्होंने, और यही वजह है कि अभी इस वक्त सारी अटैक की सपोर्ट उनको सीरिया से मिल रही है। वो रजीम चेंज पाकिस्तान में भी हुआ था, खैर लेट्स गेट ओवर इट। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल को देखने के बाद वो क्यों चाह रहे हैं रजीम चेंज? वो जंग उस दिन खत्म कर देंगे जिस दिन रजीम चेंज हो जाए। उनका हदफ कोई न्यूक्लियर टारगेट नहीं है। ये उसी तरह जिस तरह इराक के अंदर वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन टारगेट था, किधर गए वो? निकले ही नहीं। तो ये सारा जो पूरे का पूरा गेम प्लान है उनका, ये ग्रेटर इजराइल के लिए चल रहा है। जिस तरह स्ट्रेट मैं आपसे बात करूंगा कि अमेरिका के 2 नाजायज बच्चे हैं इस दुनिया के अंदर, एक भारत है और एक इजराइल है। पहले उन्होंने पाकिस्तान को इस रजीम चेंज करने के लिए और इस सारी जंग के अंदर धकेलने के लिए पहले बच्चे को आजमाया उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर मई में और जून में। उसके बाद वो जब पिटने लगा तो फौरन, एक दिन पहले अमेरिका ने बयान दिया कि हमारा इस जंग से कोई ताल्लुक नहीं, और जब वो पिटने लगा, मैं आप ही के प्रोग्राम में आपको याद हो, तो फौरन वो अमेरिका बीच में आ गया कि नहीं सीज फायर, ताकि मेरा मुर्गा कंप्लीट पिट ना जाए। जब वो पाकिस्तान से फेल हुए तो अगला उससे दूसरा बच्चा अपना जो है वो ईरान के ऊपर चढ़ा दिया। तो इट डजंट मैटर, वो ये बात इस वक्त ये मैटर ही नहीं करती कि जंग में डैमेज क्या है और किसका क्या डैमेज हो रहा है। ये इस वक्त मैटर ये कर रहा है कि हक क्या है और जुल्म क्या है। बट सर, व्हेयर डू यू सी इट गोइंग? आपको क्या लग रहा है कितनी तवील होगी, और ये जितना ईरान उसको डैमेज कर रहा है, ये इजराइल का भी अब रिस्पांस क्या इससे ज्यादा फियर्स होगा? ये बड़ा अच्छा आपने स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन किया है। इसमें आपने देखना ये है कि व्हाट ईरान हैज टू लूज एंड व्हाट इजराइल हैज टू लूज। जो बहुत बड़ा एक, इसमें कोई शक नहीं, इस वक्त इजराइल के पास एक बहुत बड़ी अददी टेक्नोलॉजी वाइज बहुत बड़ी बढ़तरी है उसके पास, और उसके पास वेपन्स में अददी बढ़तरी है, उसके पास टेक्नोलॉजी की, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की, फाइटर जेट्स की, एयर सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा बढ़तरी है। मगर इजराइल को एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि दे डोंट हैव लैंड। उनके पास डेप्थ नहीं है, डेप्थ नहीं है, बिल्कुल सही। वो एक कंसंट्रेटेड एक जगह पे ऊपर बैठे हुए हैं, और जब वो एक मिसाइल की बारिश आती है तो वो बुरी तरह डैमेज हो रहे हैं। ईरान को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि दे हैव डेप्थ टू फाइट। जिन स्ट्रेटेजिकली देखना क्या है कि जिन मुल्कों के पास डेप्थ होती है जंग लड़ने की, वो लंबी जंग लड़ सकते हैं। सर, डेप्थ का क्या मतलब? डेप्थ का क्या मतलब कि डेप्थ होनी चाहिए? अच्छा, आपको मैं थोड़ा सा इतिहास में ले जाऊं, हिस्ट्री में ले जाऊं। आपको याद हो जब रशिया ने अटैक किया था अफगानिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान पे, बिल्कुल, तो पाकिस्तान ने जो उसको रशिया में अफगानिस्तान में रोका, पाकिस्तान की वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी कि वो अपनी सरजमीन में उसको नहीं आना देना चाह रहे थे। वो जानते थे कि पाकिस्तान आगे वो सी बॉर्डर तक आना चाहता है, और वो डेप्थ की वजह से उन्होंने पीछे ही उसको रोका और हम उसमें कामयाब हुए। ये डेप्थ से मुराद होती है कि किसी भी कंट्री के पास डैमेज बर्दाश्त करने का कितना हौसला है और कितनी स्पेस है। सर, ये भी है ना, इसके साथ साथ देखिए अभी बयान भी आया है ईरान के जो फौजी, उन्होंने कहा है कि मकबूजा इलाका जहां पर वो हैं कम तादाद में, उन्होंने कह दिया कि आप छोड़ दें, आवाम को कहा है कि आप उन इलाकों को छोड़ दें क्योंकि हमने टारगेट सेट किए हुए हैं।
तो उनके पास डेप्थ इस तरह नहीं है ना कि वो एक मुख्तसर सा अच्छा, तो इसको कह सकते हैं कि वॉर डैमेज थ्रेशोल्ड है, ऐसे कुछ कह सकते हैं डेप्थ को। फरमाइए। मुल्क का कितना थ्रेशोल्ड है उसके डैमेज को लेने का? बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं कि ये डैमेज बर्दाश्त करना कितना हौसला है और कितनी उसके अंदर उनके अंदर गुंजाइश है, सही, इसको आप डेप्थ कह सकते हैं। ठीक है सर, कि इजराइल के पास, इजराइल ने तो आज तक दुनिया ने सिर्फ इजराइल को गोले बरसाते देखा है मजलूमों पे, निहत्तों पे। इजराइल की आवाम ने तो आज तक गोले बरसते देखे नहीं है। बिल्कुल। देखें, एक आपने कौमों के बीच में जब फर्क देखना है ना, तो आप ये देखें कि जब इजराइल ने इतना बड़ा अटैक किया और तमाम फर्स्ट टीयर उनकी जो थी लीडरशिप की वो मार दी उन्होंने, लेकिन जब ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया तो उसके बाद आज तक 2 दिन हो गए हैं, ईरान की पूरी कौम सड़कों के ऊपर सेलिब्रेट कर रही है। बिल्कुल। और उनकी हर मस्जिद में नमाज के अंदर तादाद जो है वो 10 गुना बढ़ गई है, बिल्कुल, जमात के साथ। जबकि इजराइल की कौम इस वक्त 2 दिन से बंकर्स के अंदर है और उनका जो नेतन्याहू है वो मुल्क छोड़ के भाग नहीं, अवाम भी भाग रहे हैं सर, फ्रांस भाग रहे हैं, बहुत से ये बात सही है कि नेतन्याहू भाग गया है? नहीं, वो एक रिपोर्ट आ रही है मुतजाद आपको क्या लगता है? लेकिन अवाम भाग चुका हूं। जी जी जी, क्या कह रहे हैं? नेतन्याहू भी भाग चुका हुआ है। वो पहले तो उधर से स्टेट वो चुके, हमारे पास वो एयर ट्रैकिंग रडार्स होते हैं, तो वो पहले ग्रीस किया, उधर से ग्रीस से आगे किधर टेक ऑफ करके गया वो उसकी इतला नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि वो भाग चुका हुआ है। अब ये जंग मैं ये देख रहा हूं कि थोड़ी सी अभी प्रोलॉन्ग चलेगी, लेकिन इसके प्रोलॉन्ग चलने के एक बहुत बड़े नुकसान जो हैं वो पूरे रीजन के ऊपर आएंगे। बिल्कुल, वो ये तो बहुत छोटी चीज है कि प्राइस हाइक, ऑयल प्राइस, ये वो नहीं है। ईरान एक अरसे से एक एनरिचमेंट प्रोग्राम चला रहा है यूरेनियम का, वो 70 to 80% तक एनरिचमेंट ले जा चुका हुआ है। 90% पे जाके वो वॉरहेड के तौर पे यूज हो सकता है। अब ईरान को बहुत थोड़ा सा टाइम चाहिए उसकी कंप्लीट एनरिचमेंट के लिए। जिस दिन ईरान को इन्होंने सफोकेट करने की कोशिश की, जिस दिन ईरान को इन्होंने बंद गली में धकेलने की कोशिश की, ईरान हत्तल वसा कोशिश करेगा लास्ट ऑप्शन पे न जाए, बट मरता क्या ना करता, जिसने अपने सर्वाइवल के लिए इंसान ने डिफेंस का मकसद ही यही है, अपनी प्रोटेक्शन। और ये तो एक्सेप्ट भी किया ना इसराइल ने कि उसने, नेतन्याहू ने यही तो जस्टिफिकेशन दी कि ये चंद हफ्तों में या चंद महीनों में ईरान ये अचीव कर लेता न्यूक्लियर वेपन्स, इसलिए हमने अटैक किया। वो तो उसने एक्सेप्ट भी किया ये बात। और ये सर यहाँ वैसे भारत का भी रोल समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बड़े ये इनके टाइज हैं जो हैं, बिजनेस टाइज हैं, बड़ा नुकसान भी है इस वॉर की वजह से भारत को, क्योंकि जो इनकी वही बात है, बिजनेस टाइज हैं। उनका क्या रोल है अभी? कोई सपोर्ट तो कोई नजर आ नहीं रही भारत की ईरान के लिए। देखिए नादिया, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। ये पिछले 40-50 साल से मुसाद का और रॉ का आपस में एक रिश्ता है, वो संदूर का रिश्ता है। और इनकी आपस में जो नेक्सस बनी हुई है, अभी मैं थोड़ा सा आपको 1 मिनट लूंगा। अगर इफ यू गो बैक टू द हिस्ट्री, तो इजराइल का पहला प्राइम मिनिस्टर था, उसका नाम था बेन गुरियन, डेविड बेन गुरियन। ये नाम याद रखिएगा। उसने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस 1967 में इजराइल की असेंबली में खड़े होकर कहा था कि दुनिया में हमारा एक ही दुश्मन है और वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान को हर सूरत हमने खत्म करना है, और उसको खत्म करने के लिए बेस्ट पेंसोबेला जो हम यूज कर सकते हैं वो भारत है, और हमें अपनी मैक्सिमम टाइज इंडिया के साथ बढ़ा के पाकिस्तान को खत्म करने के लिए हर सूरत इसके लिए कोशिश। ये ऑन रिकॉर्ड है, यूट्यूब पे है, गूगल पे है, डेविड बेन गुरियन की स्पीच। उसके बाद 67 से लेके आज तक इनका आपस में एक संदूर का रिश्ता बना, और उस संदूर के रिश्ते के तहत विद द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन एनिमीज, और एनिमी कॉमन कौन है? वो पाकिस्तान है। इस वक्त ईरान के मामले में इस वक्त भारत जो है वो बड़ी डिप्लोमेसी के साथ इनके साथ चल रहा है, क्योंकि भारत बहुत ज्यादा ईरान के साथ बिगाड़ना भी नहीं चाहता, जबकि ईरान ने बड़ा क्लियर स्टांस लिया था पाकिस्तान और इंडिया की जंग में, पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। लेकिन वो बनिए की साइकोलॉजी ये है कि वो नेबरहुड में ज्यादा पंगा नहीं करता, वो
वो जोर का मुक्का मुंह के ऊपर बहुत डरता है। जी जी। मगर इजराइल के साथ उसकी टाइज इस वक्त बिजनेस, जो कल हीफा में जो मिसाइल मारे हैं उसमें इतलात हैं कि अडवाणी साहब का कोई 34 मिलियन डॉलर का जो सामान खड़ा था वो सारे का सारा जल गया है। तो अब रिफाइनरी भी उनकी जल गई है हीफा में। कल बहुत बड़ा डैमेज हुआ है कल वाले अटैक में। आज वाला जो सुबह अटैक हुआ है इसके डैमेज। सर लेकिन देखिए ये तो कंसर्न्स हैं, जब दूसरी जंग अजीम भी हुई तो वन बाय वन सारे ममालिक उसमें कूद पड़े और मतलब हुआ कुछ ऐसे माहौल ऐसा बना कि सारी चीजें हो गई। लेकिन मुझे जरा मिडिल ईस्ट का किरदार बताइएगा, मिस्र हुआ, शाम हुआ, उर्दन हुआ, तो ये तो ईरान के लिए थोड़ा मतलब स्ट्रेटेजिकली अगर हम बात करें तो मुश्किल नहीं होगी सूरत हाल कि उनके फाइटर जेट्स भी जाना वहां मुश्किल है, और इन तमाम ममालिक ने जिनके मैंने नाम लिए उन्होंने कहा कि हम अपनी एयर स्पेस को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। लेकिन स्टिल मिसाइल जा रहे हैं जहां जाने चाहिए। जा रहे हैं जी, ठीक है, वो कह कुछ रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि सऊदी अरब का और मिडिल ईस्ट का किरदार, इस पर अगर आप थोड़ा सपोर्ट लग रही है क्योंकि जा तो रहे हैं भाई, मिसाइल पहुंच तो रहे हैं। देखिए ये मैं वाज़ेह बात करूंगा कि इस वक्त मुस्लिम उम्मा का, पूरी की पूरी उम्मा का एज ए उम्मत हमेशा से ये जितने भी किरदार, चाहे वो गजा के सूरत में ले लें, चाहे लेबनान की सूरत में ले लें, सीरिया की सूरत में ले लें, आप मायूस कन रहा है। और वो दुश्मन हमें एक एक करके चुन चुन के जो है वो बाकी सबको साइड पे करता है, एक को टारगेट करता है और उसको वो खत्म करता है, उसके बाद फिर अगले को टारगेट करता है, उसको खत्म करता है। मैं इस पे जो किरदार है इस वक्त अरब कंट्रीज का और मुस्लिम उम्मा का, उस पे एक मुझे नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब का एक शेर याद आ गया, वो मैं ना पढ़ूं तो बात ना मुकम्मल रहेगी। वो कहते हैं कि एक बरके बला कौद गई सारे चमन पर, कि पूरे चमन के ऊपर एक बला ने हमला कर दिया है और तुम खुश कि मेरी शाख नशीमन ही जली है। कि तुम इस वक्त खुश हो रहे हो कि सिर्फ दूसरे की जो शाख है वो जल रही है, जबकि वो बला पूरे चमन के ऊपर कौदी हुई है। बिल्कुल, और उसने पूरे चमन को खाना है। और वही है ना सर, तो बात है ग्रेटर इसराइल में तो सऊदी अरब भी आ रहा है, ये बात समझिए। सऊदी अरब का जो है वो 65% हिस्सा जो है उसने तो मार्क किया हुआ है, उसने नक्शा पूरा शो करके दिखाया। तो सर मुझे तो लगता है बाय द टाइम वो वहां पहुंचेंगे वो उससे पहले उनके सारे एलाइज को तबाह कर देंगे, ताकि सऊदिया कमजोर हो जाए। कि सऊदिया को क्यों समझ नहीं आती, एक कॉल सऊदिया से आए और सारी जो है मैं कहती हूँ मुस्लिम कंट्रीज यूनाइट हो जाएंगी, और वो कॉल वहां से क्यों नहीं आ रही। बहन ये बिल्कुल इस वक्त ये सूरत हाल इस तरह है कि बिल्ली सामने खड़ी है और कबूतर आंखें बंद करके अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, और हम सारे मुसलमान मुल्क इस वक्त अपनी अपनी क्यू में लगे हुए हैं कि हमारी बारी अब नेक्स्ट कब आती। बिल्कुल, और देखिए हम तो किसी को, पाकिस्तान किसी को थ्रेट नहीं देता, हमारा न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो भी पॉजिटिव पर्पसेस के लिए, अमन के लिए एक डेटरेंट है। लेकिन देखिए ये बात तो हमें याद रखनी पड़ेगी ना कि इसराइल की आंखों में कौन सी ताकत है ऐसी, पाकिस्तान ही है ना जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। और तो वो भी ईरान के पीछे जैसे आए हैं सर, मैं आई वंडर समटाइम्स जिस तरह ईरान के पीछे पड़े हैं, अटैक किया, कोरिया पे क्यों नहीं करते? कोरिया से भी इनको डर है। देखें कोरिया इज नॉट ए मुस्लिम कंट्री, दैट्स राइट, बट थ्रेट तो वहां भी है ना उनको, और उनके दोस्त भी नहीं है, ईरान के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन वहां अटैक नहीं करते। उनके लिए घर की बात है, वो उनके लिए घर की बात है, वो आपस में वो सेटल कर लेंगे जब जी चाहेगा। तो इसका मतलब इट इज अबाउट द मुस्लिम्स। हाँ, इसका मतलब न्यूक्लियर वेपन का प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि वहां पागल लीडर बैठा है बकौल इनके, लेकिन यहाँ आना है क्योंकि ये मुस्लिम कंट्री। अच्छा एक और मुझे चीज याद आ गई, हाँ आपसे जरूर पूछूंगा मैं, ये जो मुसाद की बात कर रहे थे। हाँ क्या कुछ कह रहे थे जी, आप कुछ कह रहे थे, पहले फरमाइए क्या कह रहे थे। इस वक्त इजराइल का वो दुश्मन है जो कलमा पढ़ता है अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, दैट्स इट। सही, बिल्कुल सही। अच्छा मुझे वो चीज याद आई, हाँ जो मुल्क इस कलमे पे बिलीव करता है वो इजराइल का वो दुश्मन है। अच्छा मुझे वो, हम इंट्रो में भी बात कर रहे थे अपने कि वो मुसाद ने जिस तरीके से पेनिट्रेट किया है, ये एक बड़ी, आपने यानी देख के आपने सोचा भी होगा कि एक बड़ी इसके लिए स्ट्रैटेजी चाहिए कि आप वेपन्स भी ला रहे हैं डिसमेंटल करके, और 10 साल तकरीबन ये प्लान है जिसपे हमले के बाद पता चला कि कितना सक्सेस इसको मिली है और प्रिसिशन से अटैक हुए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जब मुफलिसी जो है वो घर के अंदर दरवाजे से दाखिल होती है तो ईमान जो है वो खिड़की से बाहर रवाना हो जाता है। एक मुल्क 50 साल से इतनी ज्यादा पाबंदियों का वो सामना कर रहा है, इक़्तिसादी पाबंदियों का, और ईरान के अंदर जो हालात थे वो गुर्बत के,
मैं तो इस चीज पे हैरान हूं कि आज तक उन्होंने अपना रेवोल्यूशन जो है कैसे मेंटेन किया हुआ है। वेरी ट्रू। कि पूरी दुनिया को वो ना एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना कोई चीज इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस सूरत हाल में आपके अंदर भी गद्दार पैदा होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, लोग बिक जाते हैं। फिर इस सूरत में किसी भी बाहर के मुल्क की एजेंसी के लिए उस मुल्क के अंदर ऑपरेट करना बड़ा इजी हो जाता है, स्पेस मिल जाती है। बिल्कुल सही बात है। फिर और जब स्पेस मिल जाती है, जब मुल्क इकोनॉमिकली क्रंच हो रहा होता है, तो उस वक्त उस स्पेस का फायदा दुश्मन की वो एजेंसियां उठाती हैं। बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि ये जो नेटवर्क भारत के साथ प्रोजेक्ट्स थे उसकी वजह से भी बड़े लोग उनके थ्रू आए होंगे यहाँ, तो इन्होंने खुद भी आने दिया, उनको पता ही नहीं होगा, बिकॉज भारत के साथ तो चल रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं जी, टर्मिनल भी बन रहा है और भी बड़ा कुछ। इन्होंने अपना चाबहार का जो पोर्ट का प्रोजेक्ट था वो भारत को जब दिया, तो एक साल बाद जब कतर के अंदर, आपको याद हो, कतर के अंदर भी मोसाद के 70 एजेंट्स पकड़े गए, तो जो सीनियर पोस्टों में बैठे हुए थे कतर में, तो जब वो पकड़ा तो कतर ने फिर इंटीमेट किया ईरान को, और ईरान ने $4 बिलियन का चाबहार का प्रोजेक्ट उसी वक्त कैंसिल किया भारत के साथ। नहीं, मुझे लगता है कि जड़ें कमजोर की हैं, भारत से हुई हैं। सर ये एक और बस लास्ट बात बता दें, ट्रंप का रोल, क्योंकि रोज हम सुबह उठते हैं एक नई स्टेटमेंट होती है, रोज एक नया रूप, एक नया कैरेक्टर। रशिया से भी कह रहे हैं कि वो किरदार अदा कर रहे हैं। कंफ्यूजिंग, आपकी कोई पॉलिसी चीज एक है ही नहीं। मैं साथ नहीं दे रहा, आज मैं साथ दे रहा हूं। देखो अगर आपने कुछ ऐसा किया तो हम वो जवाब देंगे, तो इस्राइल हमला कर देगा, ये भी कह चुके हैं वो। ईरान को धमकियां, फिर ये कि हम इस्राइल के साथ अभी नहीं इन्वॉल्व हैं, साथ नहीं दे रहे, रोज ही कोई नहीं आ रही होती है बात समझ। तो एक्चुअली आपको क्या लगता है ट्रंप प्लान क्या कर रहा है? एक बिल्कुल आम लैंग्वेज में इसका जवाब दूं, ट्रंप वो कानों की कच्ची सांस है मोहल्ले की, जिसको जो कोई आके बात सुनाता है उसके ऊपर वो अपनी स्टेटमेंट डाल देता है। यू थिंक ही इज एक्चुअली दैट सिली, या ये कि वो बहुत एक्स्ट्रा जीनियस है? ही इज द लॉस्ट मैन। ये लोगों को बहुत ज्यादा इब्हाम है। सही बात है, कि या तो जीनियस है या कंफ्यूज है। कोई बहुत बड़ा स्ट्रेटजिस्ट है, ट्रंप को जो बात करता है उसके पीछे 100 मीनिंग हो, ऐसा कुछ बगैर कॉन्फिडेंस में लिए इस्राइल ने हमला कर दिया। सर आप समझते हैं कि बगैर यूएस को या ट्रंप को बताए बगैर ये हमला हो गया ईरान पर, ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें बगैर बताए उन्होंने हमला किया। दे आर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी। देखिए उनके सिस्टम बड़े स्ट्रांग है। प्रेसिडेंट एक सिग्नेचर जरूर होता है, प्रेसिडेंट पावरफुल जरूर है, बट सिस्टम जो है अमेरिका का वो प्रेसिडेंट से ज्यादा स्ट्रांग है। बिल्कुल बात सही। तो ये उन्होंने इनकार नहीं किया कि हमें हमले का नहीं पता, उन्होंने कहा कि हम शामिल नहीं है अभी तक। शामिल नहीं है फॉर नाउ। कब वो शामिल हो जाएंगे फिलहाल पता नहीं चलेगा। बिल्कुल वो इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, डूबियस सी। बहुत शुक्रिया। वो अमेरिका इजराइल का साथ नहीं दे रहा फिलहाल। बिल्कुल ऐसे ही। सब बहुत शुक्रिया, हमेशा बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलता है। ये हम भी डिकोड करने की कोशिश करते रहते हैं ट्रंप के बयानात कि अब वो क्या कहना चाह रहा है, कि मैं इसमें जंग में हूं या नहीं हूं। और चल हालांकि निगोशिएशंस करवा रहे हैं, उसको तो उस पे इतना गुस्सा ट्रंप को होना चाहिए था कि जब मैं निगोशिएशंस करवा रहा हूं तुमने बीच में हमला कैसे किया। अच्छा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक क्या हुआ? कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सॉरी मिर्जा साहब जी। बड़ा मशहूर शेर है कि इट डजंट मैटर कि ईरान का डैमेज क्या हो रहा है। वो जो मशहूर शेर है ना कि जिस दर्द से कोई मक्तल में गया वो शाम सलामत रहता है। ईरान कम से कम लड़ के ईरान ने ये साबित कर दिया है कि इजराइल नॉट अनटचेबल। ईरान ने इजराइल तक पहुंच गया। वो शेर आया वाली बात है ना, वो आ गया और उसको फेस भी कर लिया उन्होंने। बिल्कुल ऐसी। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। और आप ये तो ईरानी कौम देखें ना, इतनी सैंक्शंस के बाद सर्वाइव करना और कौमी हमीयत होना, उनके अंदर एक कौम का जज्बा होना, दुनिया को पता चला कि इजराइल अनटचेबल इनविंसिबल नहीं है। बिल्कुल। एक ब्रेक लेते हैं राजस्थान में, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इसी इशू की हम जरा पाकिस्तान के तराजुर में, इस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। वेल डन ईरान एंड द फोर्सेस ऑफ ईरान, वेल डन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ब्रेक से पहले जो हमारी बात हो रही थी वो यही कि अब ये देखना होगा, मिशम साहब यही कह रहे थे कि मिडिल ईस्ट का किरदार और ये मुस्लिम जो उम्मा का किरदार है वो क्या होगा, कौन कौन से ममालिक हैं जो ईरान का साथ दे सकते हैं
और किस हद तक साथ दिया जा सकता है? क्योंकि देखिए आजकल के दौर में तो आप सिफारती तौर पर इखलाकी हिमायत कर सकते हैं, आप सियासी तौर पर हिमायत कर सकते हैं, लेकिन क्या कौन सा मुल्क इस पोजीशन में है कि ईरान की सपोर्ट करे? क्योंकि मिडिल ईस्ट तो हमने मेजॉरिटी देखा है कि वो अपने ईरान के साथ नहीं खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ी मुश्किलात का सामना गजा में भी दुनिया को ना ईरान की स्ट्रेंथ का पता था, ना पाकिस्तान के स्ट्रेंथ का पता था। हमने तो दिखा दिया, अब ईरान की बारी है। लेकिन आई थिंक एट दिस स्टेज अगर इजराइल के ऊपर सब मिलकर धमाका करे ना, धमाके, तो वो शट अप हो जाएंगे। क्योंकि देखिए ईरान ही नहीं है, गजा भी है। गाजा में जो कुछ हो चुका है, होता आ रहा है, तो इसकी मिसाल आप इससे तो सीखने वाली बात है। एंड दे विल नेवर स्टॉप। और जो वो कहते हैं ना कि जब सिविलियंस को, लोगों को निशाना नहीं बनाएंगे, वो सबसे पहले वही वार करते हैं और करते रहते हैं। तो दुनिया में क्या सफबंदी होगी इस खित्ते में, मिडिल ईस्ट में, यहाँ पर एशिया में क्या सफबंदी होगी ईरान और इसराइल की जंग को लेकर? तो इस पर हम जरा सी बात करेंगे। बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर मंसूर जाफर साहब ने हमें ज्वाइन किया। मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहला सवाल यही कि ये जो आप दोनों ये जो जंग देख रहे हैं ईरान और इसराइल की, इसमें मिडिल ईस्ट कहां पर खड़ा हुआ है? क्या कोई ममालिक हैं जो ईरान का साथ दे सकते हैं, इस पोजीशन में हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। यकीनन जी, इस वक्त ईरान पर इसराइली हमले के बाद जो एक भूचाल की कैफियत खत्ते में हमें देखने को मिल रही है, उसमें हमें बहुत सारे, आप कह लीजिए, जो मेजर शिफ्ट्स हैं खासतौर पर डिप्लोमेटिक पॉलिसी में मुख्तलिफ रीजनल कंट्रीज की, वो भी देखने को मिल रही है। और इसमें कोई शक नहीं है कि आज की जो सॉवरन वर्ल्ड है, या जो मौजूदा कंटेम्प्रेरी दुनिया है, उसमें इस नौइयत का तो सपोर्ट शायद एक दूसरे के साथ नहीं की जाती, कि जिसमें आप कह लीजिए कि ईरान के सपोर्ट में कोई दूसरा मुल्क इसराइल के साथ लड़ाई मोल ले लेगा या हमला कर देगा। लेकिन उससे निचले दर्जे में बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं कि जो कम से कम अपनी सॉलिडारिटी शो करने के लिए एग्जॉस्ट किए जा सकते हैं। मेरी मुराद डिप्लोमेसी है, और ख़ासतौर पर इस वक्त खत्ते में जो किरदार सऊदी अरब अदा कर रहा है, मैं समझता हूँ बड़ा ही मुस्तहसन है। जिस तरीके से सबसे पहले तो सऊदी जो फरमा रवा हैं शाह सलमान, उन्होंने जो इस वक्त हाजीज वहाँ पे ईरानी मौजूद थे मक्का में, मदीना में, जो ज़ाहिर मुल्क अपने वापस नहीं जा सकते थे, उनकी ज़ाती तौर पे मेज़बानी करने का ऐलान किया। और उसके बाद उनके वली अहद ने एक कॉल की ईरानी सदर को, फिर उनके वज़ीर ख़ारजा ने कॉल की। और इससे पहले अगर आप देखेंगे, जो मुज़ाकरात का अमल था, ये भी बुनियादी तौर पे सऊदी अरब की डिप्लोमेसी ही के नतीजे में हुआ था, कि जब उनके वज़ीर दिफा जो हैं वो ईरान आए और उन्होंने अली खामेनाई से मुलाकात की, और फिर वहीं से एक मैसेज अली खामेनाई का खुसूसी यूएई के तवस्सुत से जो है वो अमेरिका और इसराइल को पहुंचाया गया कि जौहरी मुज़ाकरात के हवाले से ईरान को हमने तैयार किया है, और एक थर्ड डेस्टिनेशन जो है चूज की गई मस्कत, ओमान जो है, तो वहाँ पे मुज़ाकरात की मेज सजाई जाएगी। तो ये एक पूरी इंगेजमेंट जो हमें दिखाई देती है। और अब इस इंगेजमेंट को जो आलमी फोरम है, जैसे अक़वाम मुत्तहिदा है या दीगर फोरम है, वहाँ पे भी हम ट्रांसलेट होता हुआ देखते हैं। आपने रिसेंट इजलास देखा है इस हमले के फौरन बाद, उसमें पाकिस्तान ने जितना स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ लिया, फिर इसी तरीके से दीगर मुल्कों ने। अभी आप जिक्र कर रहे थे कि इस वक्त इस पूरा जो जंग है, इसका जो मैं समझता हूँ जो महवर है, जो मरकज़ है, वो ये मसला फ़लस्तीन ही है, ये गजा की जंग ही है। और ईरान उन मुल्कों में सर फहरिस्त है कि जिन्होंने गजा को, अल-कुद्स को, मस्जिद अक्सा को हमेशा से अपनी रेड लाइन करार दिया है। और आपके इल्म में है कि ईरान जो है उन मौजूदा चंद मुल्कों में है कि जिनकी कॉल पर रमज़ान मुबारक का हर आखिरी जो जुमा है वो यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया जाता है। और इस वक्त ईरान ने एक, मैं समझता हूँ, एक भरपूर जवाबी वार के नतीजे में अपना जो मिलिट्री मेटल शो किया है, जो अपना पोटेंशियल शो किया है, अगरचे उसकी कोई पैरिटी हम ड्रॉ नहीं कर सकते बिटवीन इसराइल कैपेबिलिटी और ईरान की कैपेबिलिटी, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि इस वक्त ईरान, यानी जो कमिटी ऑफ नेशन में, और ख़ासतौर पे आज़ादी पसंद अक़वाम और अपने जो हक़ दिफा को एक्सरसाइज करने वाली और बड़ी जुर्रत और हौसले के साथ एक्सरसाइज करने वाली कौम के तौर पे सामने आया है। और ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए भी बड़ा एक आई ओपनर है कि पाकिस्तान, और इस वक्त जो वहाँ पे एक लिहाज से जो बड़े पैमाने पे जो मैन एंड मटीरियल लॉस हुआ है, उसकी जो भी रिसेंट रीजन तलाश की जा रही है, उससे भी पाकिस्तान को बड़ा सबक हासिल करने की जरूरत है कि कैसे वहाँ पे इन्फिल्ट्रेट किया मोसाद ने। और यहाँ पे थोड़ा सा ईरान की तरफ से जो कोताही और कमी हमें देखने को मिली कि रॉ जैसे एजेंसीज को भी उन्होंने अपने यहाँ अपनी जो भी स्ट्रेटेजिक कोई मकासद होंगे उसके लिए वहाँ पे सर, आप इसमें यहाँ आप टर्की का क्या रोल देखते हैं, चाइना का इस वॉर में क्या रोल देखते हैं? जी, इसमें कोई शक नहीं जी
कि चीन उन मुल्कों में शामिल है कि जिसके खित्ते में इस वक्त स्टेक बहुत हाई हैं। और आपके इल्म में होगा कि जो सऊदी अरब और ईरान की जो अप्रोचमेंट करवाई थी वो ईरान ही की, मैं समझता हूँ, ब्रोकरेज का नतीजा था, और चीन ही की ब्रोकरेज का नतीजा था। और चीन ने ये साबित किया कि वो इलाके के मुख्तलिफ ममालिक के जो तनाज़ात हैं, और इसी तरीके से रूस का जो इंटरेस्ट है वो भी किसी से पोशीदा नहीं है। बिलखुसूस आपके इल्म में होगा कि इस पूरे यानी जो गजा के डिबैकल और इस लबनान में जो तबाही और बर्बादी है, उससे पहले जिस अंदाज से शाम के अंदर ईरान का इन्फ्लुएंस था और ईरान के जो वहाँ पे फौजी मुशीरान वो एक पूरी एडवाइजरी की कैपेसिटी में वहाँ मौजूद होते थे। टर्की की भी मैं बात कर रही थी, टर्की का भी बताइएगा कि उनका क्या रोल है। जी, उसमें यकीनन इस वक्त जो तुर्की खासतौर पे शाम के अंदर जिस तरीके से एक ओवरराइडिंग पोजीशन में वहाँ पे मौजूद है, और इस वक्त यही ख्याल किया जाता है कि तुर्की की जो हुकूमत है इस वक्त वहाँ इंस्टॉल, उसको मुकम्मल हिमायत हासिल है तुर्की की। तो लिहाजा लेकिन सर उसको वो तो फिर शाम की हुकूमत जो है वो तो इसराइल की सपोर्ट नहीं, आप समझ रहे हैं कि वो ईरान की तरफ टिल्ट नहीं है उनका, तो वो आप देखिए कि इस वक्त जिस तरीके से गोलान हाइट्स का एक बफर जोन क्रिएट करके वो सिर्फ कैपिटल से 15 मील दूर आकर बैठ गए हैं। ऐसी सूरत में उनका दिफा कहाँ है? आप समझिए 2000 किलोमीटर दूर अगर ईरान महफूज नहीं है इसराइल की जारहियत से, तो जो उनका इमीडिएट नेबर है जिसको तो उन्होंने कभी, और उनके साथ एक उनका मुतनाज़ा इलाका मौजूद है, यानी जो गोलान हाइट्स है उस पे ईरान इसका शाम का अपना क्लेम है और इसराइल उसको अपना क्लेम समझता है। और ये डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने पिछले इक़्तिदार में गोलान हाइट्स पर इसराइल की सियादत जो सॉवरेनिटी है उसको यूनिलैटरली ही तस्लीम करके, तो यानी अपने मामला चल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि इसलिए वो खुल के सपोर्ट नहीं। अच्छा मुझे एक बताइए कि बात वर्ल्ड वॉर 2 में जब ये पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ और ये गैर जरूरी यानी अटैक करके और सकिन हो गया यूएस, और उसके बाद जो कुछ आपने देखा, मुझे बताया कि लोग तशबीह दे रहे हैं कि ये एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो इसमें कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जो सकिन हो जाएंगे, हालात वाक़यात इस तरह बनेंगे, आप समझते हैं? देखिए जी, इस वक्त कम से कम जो अभी अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का जो रिसेंट विजिट है मिडल ईस्ट का, उसका अगर आउटकम देखें और उसमें जो चीज़ें स्पेल आउट की गई हैं, तो वो जो बड़ी इकोनॉमिक वेलबींग की, म्यूचुअल इकोनॉमिक वेलबींग की बात की गई है। और ये जो रीजन इस वक्त बिल्कुल जंग के दहाने पे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं समझता हूँ वहाँ पे बड़े सेंसिबल लीडरशिप इस वक्त मौजूद है और वो इस जंग को स्पिल ओवर होने से रोकेंगे। और यही वजह है कि थोड़ा सा यहाँ पे हमें गिला भी है इन्हीं दोस्तों से, इन्हीं अरब दोस्तों से, कि गजा की जंग को 20 माह हो गए हैं। वहाँ के हवाले से इन्हें इस नौयत की स्विफ्ट एक्शन डिप्लोमेसी जो है वो याद नहीं आई। वहाँ तो OIC का इजलास भी 15 दिन पहले जो है वो हंगामी इजलास नहीं बुलाया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम को यूटिलाइज करने के लिए जिस तरीके से वहाँ डिवाइड एंड रूल का गेम बेस्ट खेलता रहा है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो वेस्टर्न पावर्स हैं, खासतौर पे यूरोपीय ममालिक हैं, फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी, उनके किरदार पे भी निशानदेही करना चाहूँगा कि इससे पहले तो अपने अवाम को पागल बनाने के लिए और वहाँ के उनका गुस्सा ठंडा करने के लिए फ़लस्तीनियों के लिए बड़ी लिप सर्विस की गई थी। इस वक्त जुल्म और ज्यादती हो रही है, लेकिन जैसे ही इस वक्त सऊदी अरब की क़यादत में एक इजलास होने जा रहा था अक़वाम मुत्तहिदा में 18 तारीख को, और उसके बाद ये वाक़या हो गया, तो इन तीनों मुल्कों ने फौरी तौर पर अपने उससे फ़लस्तीनियों के लिप सर्विस को छोड़ के अपने तोप और तफंग का मुंह जो है वो ईरान की तरफ कर लिया, क्योंकि ईरान जो है वो उन फ़लस्तीनियों के लिए हकीकी मानों में मैदान में उतरा हुआ है और उनके दिफा और सर एक सवाल हमेशा जहन में आता है कि हर खित्ते में ही कोई ना कोई खतरा है, डिस्प्यूट है, जंग हो रही है या खतरा है। अफ्रीकन कंट्रीज का कभी हम कोई खास सुनते ही नहीं है, कभी खबरों में उनका जिक्र ही नहीं होता। ये वहाँ जंगें नहीं होती है केनिया वगैरह में, इधर उनके वो लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ सुकून है, इस वक्त ना वो किसी के साथ हैं ना किसी के अगेंस्ट हैं, वो मजे से रह रहे हैं, या वहाँ भी गड़बड़ है? जी जी इस वक्त सबसे ज्यादा तबाही और बर्बादी है जो रिपोर्ट नहीं होती। मैं समझता हूँ बहुत ही अफसोसनाक बात है। अगर आप सूडान का जिक्र करें या सुने तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहाँ पे इस वक्त जो भूख नंग और कहत की जो कैफियत है, और वो किसी एग्रेसर ने नहीं की है, वो उनको आपस में उनको फोर्सेस बना के, और माजरत के साथ कहूंगा कि वहाँ पे भी हमारे इन्हीं जो तेल की दौलत से माला माल ममालिक है, इन्हीं की क्रिएटेड प्रॉक्सीज हैं। यहाँ पे ईरान पे तो बहुत इल्ज़ाम लगाया जाता है, वहाँ पे जो जनूबी सूडान के जो सोने के ज़खायर हैं उसका माल कहाँ आता है, किस खलीजी मार्केट में आके वो ओपन होता है, ये सारी एक ओपन सीक्रेट है। लीबिया को इस वक्त जो तबाही के दहाने पे लाके खड़ा किया गया और वहाँ जो हुकूमतें कायम की गई हैं उसका कौन जिम्मेदार है? ये अफ्रीकी ममालिक ही। बिल्कुल, बर्किना फासो, जी जी, वो तो बर्किना फासो का जो लीडर है, सरबराह है, वो भी अब खटक रहे हैं
यूरोप और यूएस को। थैंक यू सो मच सर। क्योंकि आईआरएस का एक्सपर्ट हैं आप, तो मैंने किस लिए कहा बात करूं इस बारे में, क्योंकि इस वक्त दुनिया में क्या चल रहा है सब कुछ तो हमें रिपोर्ट नहीं हो रहा, सब कुछ हम देख नहीं रहे ना फीड पे ना न्यूज में। देखिए अफ्रीका को तो इसलिए ना कि बिल्कुल ही बेजान कर दिया उन्होंने। गोल्ड उनका, उनके सारे मिनरल रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज पर कब्जा है, वहां बेसिस है यूरोप की और अमेरिका की, कोई बात नहीं उनकी कोई बात नहीं करता। अभी बर्किना फासो के जो सरबराह हैं उनसे मुतालिक वो अब कह रहे हैं, हुकूक की बात कर रहे हैं कि अफ्रीका के हुकूक की मैं बात करूंगा, हमारे रिसोर्सेज हम ही पर इन्वेस्ट होने चाहिए। तो अब उनको तो जैसे विजिबल कर दिया, लगता है दुनिया में है ही नहीं, किसी दुनिया का हिस्सा ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा सवाल करें, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बहुत सारी बातें होंगी। कीप वॉचिंग राइज एंड शाइन ऑन 365 न्यूज़। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। राइज एंड शाइन में अब हम बात करेंगे गर्मी के बारे में, मौसम के बारे में। और जितनी भी हमें अच्छी अच्छी तो तसल्लियां कुछ मिली थी कि इस डेट के बाद मौसम बेहतर हो जाएगा, कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। और उसके अच्छा, इससे अगला भी टॉपिक मौसम से ही जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा, पानी से जुड़ा हुआ है। वाटर लेवल बहुत कम हो गया है सिर्फ इसी वजह से। मैं बस होपिंग कि ये कोई गलत न्यूज हो, कोई झूठी बात तो, कोई एआई हो, नहीं, लेकिन बड़ी सीरियस। और ऐसे टाइमिंग पे वाकई जब इतने ज्यादा अर्थक्वेक्स आए हैं बार बार तो व्हाट्स गोइंग ऑन, कुछ बिल्कुल। तो हम अगला टॉपिक है, लेकिन अभी हम मौसम की बात कर रहे हैं। कराची का और सिंध का मौसम खुश्की है, खासतौर पे कराची का मौसम। तो हम ये देख रहे हैं कि पता नहीं मानसून कब आएगा, कब बारिश होगी। 20 तारीख पंजाब की तरफ भी शदीद गर्मी है, बल्कि शायद मुझे कराची से ज्यादा लगी हीट के हिसाब से। इस्लामाबाद में कैसा? इस्लामाबाद में बहुत हीट लग रहा था, वेव के वहां है। लेकिन एक और चीज हो रही है, टर्बुलेंस बहुत है फ्लाइट्स में, इतना ज्यादा, इतना टर्बुलेंस। लाहौर में, इस्लामाबाद में, हम यहाँ से बिल्कुल ठीक है, इस्लामाबाद पहुंच के तो जो जान निकली है, लग रहा था जैसे कोई डस्ट स्टॉर्म है। और जब मैं नीचे लैंड भी किया तो मुझे हर जगह डस्ट ही डस्ट लग रही थी। थोड़ी देर बाद इट वाज फाइन। और ये दोपहर की बात है। और लाहौर में भी कल जो लोग ट्रैवल करके गए हैं कह रहे हैं बड़ी टर्बुलेंस। तो खैर अब ये बताया जा रहा है कि मौसम में गर्मा, मगर बारिशों का सिस्टम भी आने वाला है मुख्तलिफ इलाकों में। मुल्क के इस्लामाबाद और दीगर खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, तो मौसम कैसा रहेगा? सबसे पहले कराची का रुख कर लेते हैं नादिया। कराची की हम बात करते हैं। करीबी है मेरा ख्याल, बिल्कुल करीबी है, जो जगह करीब हो उसकी पहली बात। वकास बाकर ने मैं ज्वाइन किया। वकास, इस वक्त मुझे बताएं कराची का वेदर क्या बता रहा है, और मेट ऑफिस आपको क्या कहता है? कराची में कोई होगा, मानसून का आगाज होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा? जैसे मुल्क का सियासी मौसम खासा गर्म है, यही सूरत हाल कुछ कराची के कुदरती मौसम की भी है। गर्मी कराची में ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कल हल्की फुल्की बारिश शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हुई, लेकिन उसके बावजूद आज सुबह से जो है वो गर्मी की शिद्दत भी बरकरार है। इस वक्त 33 डिग्री सेंटीग्रेड है और गर्मी की शिद्दत के साथ साथ सांस लेने में दुश्वारी है, हब्स की सी सूरत हाल है, हवा बंद है। तो सूरत हाल खासी आज महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के कुछ बालाई अजला में बारिशों का इम्कान है। हल्की बारिशें होंगी, कहीं तेज हवाओं के साथ बारिशें होंगी। लेकिन कराची के मौसम के हवाले से अभी तक कोई ऐसी खुशकुन खबर नहीं है कि कराची में गर्मी की ये लहर खत्म होगी और यहाँ पर मौसम कोई मोतदिल होगा। इस वक्त भी जो है गर्मी की अभी गो के दिन का आगाज ही है, सूरज हल्का अभी चढ़ा ही है, लेकिन गर्मी की शिद्दत ऐसी महसूस की जा रही है जिसमें सांस लेने में भी दुश्वारी है, पसीना बहुत है। और यही कराची का इस वक्त जो सूरत हाल है मौसम की, खासी अपसेट सी कह लें कि शहरियों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। पीडीएम ने भी शहर के मुख्तलिफ अजला के लिए इस हवाले से महकमे मौसमियात की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर अलर्ट जारी किए हैं। और पीडीएम ने दादू और सिंध के दीगर अजला में जो है बारिशों का इम्कान जाहिर किया है। तो हीट वेव क्या बता रहे हैं पीडीएम का? कराची में हीट वेव रहेगी, क्योंकि अभी गुज़िश्ता दिनों तो बहुत शदीद गर्मी थी और टेम्परेचर था। देखिए, महकमे मौसमियात ने जो फोरकास्ट की है, पीडीएम ने उसी बुनियाद पर ये कहा है कि कराची में और सिंध के दीगर कुछ अजला में जैसे जैकबाबाद है, खैरपुर है, यहाँ पर भी गर्मी की शिद्दत और जिसे हीट वेव का कहा जा सकता है, हीट वेव उस तरह की हीट वेव नहीं है जो कि महकमे मौसमियात की टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन सूरत हाल उससे कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ भी नहीं है। इस वक्त मैंने जैसा आपको बताया कि कराची में गर्मी की शिद्दत है, तब गर्मी में तपिश भी अपनी जगह मौजूद है, सांस लेने में शदीद दुश्वारी है, मैं अभी वो हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे होते हैं, जिसकी वजह से सूरत हाल बड़ी खराब है। बकास सुने, मैं भी तो आपको थोड़ी सी बातें बताऊं ना, अपनी रिपोर्ट दी, मैं भी आपको एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूं। मैं मतलब हमारे घर में ग्राउंड फ्लोर पे तो ठंडा ही है, फर्स्ट फ्लोर पे मैं कल गई हूँ, फिर वही बात है, कपड़े सुखाने, हम इंडोर कपड़े सुखाते हैं, मैं गई हूँ, बाकी मुझे लगा मेरा सांस बंद हो गया।
इतनी गर्मी और इतनी तपिश आ रही है दीवारों के अंदर, कमरों में, चाहे खिड़की खुली हो चाहे दरवाजे खुले हो, लेकिन आपको ऐसा भक्का लगता है, लू जैसी वाली फीलिंग नहीं होती। मैं हैरान होगी, मैं जल्दी से नीचे आ गई, मैंने कहा ये क्या है, बिल्कुल ऐसे इतनी हीट। तो वक़ास मुझे बताएं कि इंतजामिया ने कुछ स्पेशल इंतजाम किए हैं सड़कों पर, मतलब पानी का इंतजाम या फिर दीगर जो जिन लोगों को हीट स्ट्रोक हो उससे बचाव के कोई एहतियाती कुछ किया है ऐसा? देखिए, हीट स्ट्रोक के तनाजुर में कराची के कुछ अस्पतालों में तो इंतजाम किए गए हैं हीट स्ट्रोक के हवाले से, अलग उन्होंने कुछ बिस्तर मुख्तस किए हैं, वार्ड्स कायम किए हैं, लेकिन पीडीएमए की जानिब से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से ऐसे कोई इंतजाम नहीं है कि कहीं छोटे छोटे कैंप लगाए जाते हैं जहाँ खास तौर पे हमारे जो बाइकर्स हैं वो 5 मिनट का 10 मिनट का एक रिलैक्स ले सकें, रिलीफ ले सकें, कहीं पानी का इंतजाम होता। हुकूमत और ज़िला इंतजामिया के साथ साथ शहरी और जो हमारे अर्बन सेंटर्स में कारोबारी बिरादरी ये सब कुछ काम कर सकती है, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ इस मामले पर बड़ा इसको नजरअंदाज किया जा रहा है। कराची के आप तमाम छोटी बड़ी हम सिर्फ रमजान में एक्शन में आते हैं, सिर्फ हमें रमजान में भूख प्यास का ख्याल होता है, वरना नहीं होता। वरना नहीं, ना हम पानी किसी को दे रहे होते हैं, ना हम किसी का खाने का ख्याल करते हैं, सिर्फ रमजान में हमें सवाब कमाना है, बाकी साल। बिजली का क्या हाल है? बिजली का हाल भी तो पूछे ना, लोड शेडिंग। बिजली की लोड शेडिंग भी, लोड शेडिंग का भी यही सूरत हाल है कि के इलेक्ट्रिक ने भी कराची के शहरियों से पूरा इम्तिहान लेने का फैसला किया है। गुंजानाबाद, लियारी की बात करें, लियाकताबाद की बात करें, सुरजानी की बात करें, फॉल्ट के नाम पर और बिलिंग न होने के नाम पर कराची के शहरियों को बिजली से महरूम कर दिया जाता है। नेपरा कवानीन ये कहते हैं कि बिजली इंसान का बुनियादी हक है और आईन पाकिस्तान की संगीन खिलाफ वर्जी हो रही है। हैरत अंगेज बात यह है कि वजारत बिजली ये नेपरा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती कि आईन पाकिस्तान की संगीन खिलाफ वर्जी होती है, जब कराची के शहरियों को ये बोल के किसी भी हिस्से में बिजली इस नाम पर डिस्कोर्स बंद करें कि वहां पर बिलिंग नहीं हुई। बिलिंग न होना अपनी जगह एक गैर जिम्मेदारी और गैर कानूनी अमल जरूर है, लेकिन इस बुनियाद पर पूरे इलाके को बंद कर देना या किसी भी फर्द को बिजली से महरूम कर देना ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है और हमारे यहाँ डिस्कोज ये मामूल के मुताबिक कर रही हैं। और वाटर शॉर्टेज भी बता दें, अब हमारे साथ ही है तो कराची का सारा दुखड़ा आप रोना रो रहे हैं, तो सारी बुरी खबरें अभी पानी की भी बता दें आप, अभी सारी बुरी खबरें अभी दे दें आप, कुछ रह ना जाए। देखिए, कराची में पानी की, जैसा कि सभी जानते हैं कि कराची में जो पानी की तलब है उससे हम 360 मेगावाट, हम 360 MGD पानी की हमारे पास कमी है और जो दस्तयाब पानी है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी एक मसला है। करीबन 150 MGD पानी हमारा लीकेजेस में, चोरी में और दीगर तरीकों से ज़ाया हो जाता है। इसके जो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का पानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसमें भी फिर जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है उसमें फ्लॉज हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूशन की बुनियाद पर भी कहीं ना कहीं नकाइस हैं। अब अमूमी सूरत हाल यह है कि कराची के तकरीबन 40% इलाका ऐसा है जहां पर पानी भी नहीं है, बिल्कुल 15 दिन के बाद आता है, तो पानी भी नहीं मिल रहा है, बिजली भी नहीं मिल रही है और गर्मी की शिद्दत भी बढ़ती जा रही है। कराची वालों को कब सुकून मिलेगा पता नहीं, बादल कब आएंगे और बरसेंगे, जरा यानी हादिया तो बहुत ही लंबा हो गया है। कराची सा नहीं लग रहा, कराची सा नहीं लग रहा, मतलब बचपन से हम जिस मौसम के आदी हैं, जून जुलाई मई में, वो लग ही नहीं रहा भाई। वो हवाएं, वो खूबसूरत फिजाएं, अच्छा मुझे तो बल्कि लगता था कराची सबसे ज्यादा प्लेजेंट है इन महीनों में, अब नहीं लग रहा वो। बिल्कुल ठंडी हवा चला करती थी, वो दौर थे भाई, दोज वर द डेज, गॉन आर द डेज। क्या करें, मैं तो कह रही हूँ, पता चीजें पिघल रही हैं, जूते पिघल गए, फट गए, अच्छे खासे जो आपके मुनासिब कीमत वाले भी जूते हैं वो फट रहे हैं, पता नहीं उसकी लेदर ऐसे ऐसे क्या कहते हैं, बुरबुरे हो रहे हैं, बैग खराब हो रहे हैं, बाल फटे फटे, क्या पता है आपको, मेकअप नहीं टिक रहा, तबीयत खराब है। अच्छा, सिर्फ कराची की बात नहीं है, ये लाहौर में भी, जैसे आप कह रही थी कि इस्लामाबाद में, लाहौर में भी शदीद गर्मी है और 7-8 लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि जाँ बहक भी हो गए गर्मी की शिद्दत की वजह से। ये फैक्ट है कि जितना भी कराची में बुरा मौसम हो, मुझे लगता है कि पंजाब में ज्यादा बुरा मौसम, लाहौर का मौसम बारिश के बाद बेहतर हो जाता है, लेकिन उसके बाद एक भयानक गर्मी है लाहौर की गर्मी। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया मैंने लाहौर की गर्मी। मैं क्योंकि देखो, मैं बचपन में ऑब्वियसली वहां लाहौर पिंडी में रही हूँ, मैं कराची भाग के आ जाती थी, मैं कोई ड्रामा पकड़ लूं भाई, ड्रामे के लिए मैं इधर आ जाऊं। अब कौन कहाँ जाएगा, कराची का मौसम भी ऐसे हो गया। फिर वहाँ अक्टूबर नवंबर बड़ा प्लेजेंट होगा, यहाँ नहीं इतना होगा, यहाँ लेट से होगा, लेकिन these months always are better in कराची। तो हम ये जो वेदर चेंज हुआ है इस पर मजीद जानते हैं। मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया। अमीर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बहुत ही मुख्तलिफ हो गया वेदर, यानी 10-12 साल पहले अगर चले जाए कराची का मौसम बादल रहते थे जून जुलाई में और बारिश भी होती रहती थी, टेम्परेचर डाउन होता था, लेकिन अब तो पूरे मुल्क में ही गर्मी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल
जी बिल्कुल। ये अब ये क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है हमारे पास। जो अगर आप बात मई की करें तो 36 डिग्री हुआ करता था नॉर्मल जो है, लेकिन अब जो है वो हमारे पास जो मई का जो है वो 37 से 29 दर्जा हरारत रहने लगा है। और दूसरा ये है कि इंशाल्लाह अभी इसी आज शाम में भी कुछ हल्की फुल्की बारिश की उम्मीद है। और दूसरा ये कि सिंध के जो बाकी इजला हैं जिसमें मीरपुर खास हो गया, सांगड़, शहीद बेनजीराबाद, खैरपुर, दादू और गोटकी, वहाँ पर गर्द आलू हवाएं और इसके अलावा बारिश होना, आंधी आने के इम्कानात हैं। तो कराची में आप कह रहे हैं बारिश होगी कुछ इलाकों में? हल्की फुल्की होगी शाम के टाइम, अगर थोड़ी सी होगी, लेकिन वो भी कहीं कहीं होगी। मौसम चेंज नहीं होगा उससे, कुछ ठंडा नहीं होगा, टेम्परेचर डाउन नहीं कुछ बेहतर हो जाएगा। बेहतर ही हो जाए, बेहतर हो जाएगा। बाकी हम थोड़ा सा पानी दे देंगे अपने पौधों को और आप खुद लगेगा जैसे बारिश वाली फील। बिल्कुल। क्या करें। तो ये कौन से इलाके सर, अगर बात की जाए कहाँ कहाँ होगी? नॉर्थ की तरफ या फिर? अच्छा, को मानसून वाली जो बारिशें होती थी जो खतरनाक भी हो जाती थी, उनका तो कोई चांस नहीं। मानसून हाँ कब आएगा ये कराची में? मानसून इंशाल्लाह 1 जुलाई से होगा, लेकिन प्री मानसून भी हम देख रहे हैं, कुछ न कुछ स्पेल आ जाएंगे। 21 तारीख को भी शायद कुछ उम्मीद है कि बारिशों का कोई हल्का फुल्का सिस्टम जो है वो दाखिल हो पाकिस्तान में। और बाकी जो है आज भी जो है वो प्री मानसून की हल्की बारिश का इम्कान जो और कितना जरूरी है सर बारिश होना? आप जानते हैं कि मौसम वेदर चेंज की वजह से यानी खुश्क साली की कैफियत भी है, फसलों को पानी नहीं दिया जा सकता, तो कितना जरूरी है ये मानसून की हैवी रेन्स होना? देखिए मानसून तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। मानसून तो हमारा क्योंकि शुरू होता है जुलाई में, तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। और स्पेशली थर के इलाके में भी बारिशें अच्छी होंगी, नॉर्मल होंगी और मे बी उससे भी बेहतर हो, स्लाइटली अबव हो। तो मानसून बेसिकली हमारा जुलाई में शुरू होता है और फिर जो है वो अगस्त तक, सितंबर तक जाता है। तो ये है कि रही बात जहाँ तक प्री मानसून की, तो वो भी लगता है कि 1-2 स्पेल दाखिल हों। तो ये दर्जा हरारत जो है ये आप देख रहे हैं कि बढ़ेंगे? क्योंकि अब देखें जून का खत्म होने वाला है, आप कह रहे हैं जुलाई से मानसून होगा, तो दर्जा हरारत अब कम होंगे ग्रेजुअली? देखिए दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होगा, लेकिन मानसून में एक्सट्रीम इतना वो नहीं चेंज होता है, क्योंकि रियल फील जो होता है जब ह्यूमिडिटी हाई होती है तो रियल फील जो है वो ज्यादा होता है, चाहे वो टेम्परेचर हो ना हो। जैसे कराची में आज 73 की एक्सपेक्टेशन है ह्यूमिडिटी परसेंट जो है, तो उसे फील लाइक जो है ना वो ज्यादा हो जाता है। ड्राई वेदर में वो जो है ना मसला नहीं होता है। तो यही जो आप बात कर रहे थे लाहौर में भी, क्योंकि ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ जाती है मानसून में, तो उससे वो ज्यादा हर्ब्स पैदा हो जाती है। सही बात है, ये बड़ी तकलीफदेह चीज़ है। और अल्लाह करे मौसम बेहतर हो जाए। मरी वगैरह में भी अब आप जाए ना तो गर्मी लगती है, वहाँ भी वेदर इज नॉट द सेम। और वो पहले तो लोग पंखे भी नहीं लगाते थे कि जरूरत नहीं सारा साल बूरबंद वगैरह, तो वहाँ भी बड़ी गर्मी है, वहाँ एसी लग गए। बिल्कुल, ये भी तब्दीली आई है ना सर मौसम की वजह से। हाँ, लेकिन आगे बड़ा फ्रेंड्स वगैरह गई हैं, सवात, नारान वगैरह, वहाँ मौसम बड़ी अच्छा, वहाँ कहीं कहीं बर्फ भी है। कहाँ? नारायण? हाँ, तस्वीरें में मैंने देखा बर्फ भी है। अच्छा, मेट्रोलॉजिस्ट समीर हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। तो ये है जनाब। अच्छा, ये जो कराची की जमीन का मसला जो अब आ रहा है कि जो एरियाज आपके ये कि जी ये जो कि हम कहते थे ना जमीन बैठ गई, तो जमीन को लगता है बैठ ही गई है। और ये अर्थक्वेक्स के साथ साथ इसकी जो टाइमिंग है ये बड़ी खौफनाक और मल्टीपल अर्थक्वेक्स, यानी ऐसे नहीं कि 1, 2, 3, 4, कल भी परसों भी आया है, यानी आते ही जा रहे हैं। पहले तो हम समझते थे कि ये समंदर के पास का एरिया, आप कहते थे ना कि जी ये यहाँ जमीन बैठ रही है, लेकिन ये तो काफी समंदर से दूर भी है एरियाज, यहाँ जमीन बैठ रही है। यहाँ जमीन बैठ रही है, यहाँ पानी नहीं है, 300 फीट नीचे खुदाई करना पड़ती है, फिर कहीं जाके पानी निकलता है, इतना कैफियत ये हो गई है। तो एक ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, तो राइज एंड शाइन पे इस पे बात करेंगे। कहीं जाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। राइज एंड शाइन में नादिया खान, ज़ुहैब हसन, और अभी हम एक
ताज़ा खबरी पढ़ ताज़ा रहे थे खबर बिल्कुल पढ़े थे, वो कि बताइए जो- आप एयर स्पेस वाली। एयर स्पेस की बात थी कि ये जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से जो मेजर एयरलाइंस हैं उन्होंने अपनी फ्लाइट्स का रूट कर दिया है थ्रू पाकिस्तान बिल्कुल। बिकॉज इट्स द सेफेस्ट एयर स्पेस। एक तो बिल्कुल। माशाल्लाह हमारे ट्रिब्यून शाहीन बैठे की हुए स्टोरी है हैं, ये। बिल्कुल हम बड़े स्ट्रॉन्ग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसके अलावा वैसे भी क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा आपको पता है मसाइल हैं, बिल्कुल ये वहाँ बंद है, यहाँ एयर से जा स्पेस रहे बिल्कुल हैं। बंद है, तो यहाँ से जी। पाकिस्तान से जा रहे हैं नॉर्दर्न एरिया से और जिसमें एमिरेट्स नॉर्थ अमेरिका वगैरह इधर उधर दूसरी एयरलाइंस बहुत भी सारी हैं एयरलाइंस हैं, जिनको बिल्कुल। नॉर्थ कतर अमेरिका है। जाना है, इजिप्ट जाना है या दूसरे ममालिक में जाना है, तो चाहे वो वेस्ट जा रहे हों कहीं भी जा रहे हो, तो वो हमारे नॉर्दर्न साइड से भी निकल रहे हैं, बिल्कुल वेस्ट ऐसे ही। साइड से भी जा रहे हैं, एयर स्पेस हमारी यूज यूरोप हो रही अगर है। निकल रहे हैं वो तो जी, यूरोप भी जा हमारी रहे हैं। फिजाओं में हो गया है रश। टर्किश एयरलाइंस और ये जी सारी बहुत कतर बहुत एयरलाइंस। ट्रैफिक, यहाँ नीचे इतनी ट्रैफिक नहीं जो इस वक्त हमारे आसमान पे ट्रैफिक है, क्योंकि सारी एयरलाइंस के जो जहाज है हमारी एयर स्पेस से जो होते हुए स्पेस गुजर जा रहे रहे हैं, लेकिन ये कि हम दुआएं करते हैं कि ठीक है नॉर्मल हो जाए चीजें, अपनी अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करें, जंग बंद हो इस बेशक, तरह। ताकि ये जो कैफियत ऐसी बन गई है इससे बहुत बहुत नुकसान होगा इस पूरे इससे रीजन मुझे याद आया कि जो भारत के जहाज हैं वो तो बंद है ना हमारी एयर स्पेस जी, के लिए, वो तो बंद तो है। उनको जो नुकसान लाख में, तो मेरा ख्याल अब तो करोड़ों और मिलियंस ऑफ डॉलर्स में हो गया होगा, नहीं बिल्कुल मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। भारत पानी बंद सोचना करने भी के नहीं। बारे में आप बातें करें, खैर वो हम बात करेंगे, भारत की मतलब तो हम बात होती अपनी रहेगी। एयर स्पेस उनको ना जंग के लिए तो सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन इवन सैर और तफरी के लिए भी हमारी एयर स्पेस इज बिल्कुल क्लोज्ड। अच्छा, अब हम जरा बात करते हैं, हमने मौसम की बात की, अब हम बात करेंगे ये जो जमीन धंसती जा रही है नीचे और इसके साथ साथ पानी का लेवल कम होता जा रहा है, वाटर लेवल कम होता जा रहा है, जलजले आ रहे हैं, चटक रही है जमीन। सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के माहिरीन अर्जियात ने यह दावा किया है कि कराची के इलाके लांडी, मलीर, इसमें साल 2014 से 2020 के दौरान 15.7 सेंटीमीटर जमीन जो है वो धंस चुकी है। ये धंस चुके हैं, एरियाज नीचे जा चुके हैं 15.7 सेंटीमीटर। माहिरीन की रिपोर्ट के मुताबिक इन इलाकों के धंसने की रफ्तार चीनी शहर तियानजिन के बाद दुनिया में तेज तरीन है और इसकी वजह जेर जमीन पानी निकालना और नई बुलंद इमारतों की तामीर है। तो ये हर चीज के पीछे हादसा एकदम नहीं होता ना। तो कोई ये वो बुलंद वाली बात है। इमारतें इतनी सारी तो नहीं है हमारे यहाँ बुलंद कराची में। इमारतें भी हैं, है, पानी- लेकिन इतनी नहीं है कि जो बाकी ममालिक में भी मैंने देखा है, लेकिन आई थिंक पानी और पानी बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप बोरिंग वगैरह करते थे पहले तो हमारे सबके तजुर्बात है कि वो चंद फीट पे पानी निकल आता था। अब तो 300-300 फीट आपने करनी है डिगिंग, उसके बाद कहीं जाके पानी निकलता है। तो वाटर लेवल जब कम होगा, इससे समझ आया कि जो जमीन के नीचे पानी होता है वो सिर्फ पीने और नहाने के लिए नहीं होता, वो जमीन की अपने लिए होता है। बिल्कुल दुनिया का जमीन का कुदरत का निजाम चलाने के लिए वो पानी होता है, सारा पानी पीने के लिए नहीं होता। आई थिंक कि वो जमीन की लेवल को बराबर जोड़े भी रखता है, बिल्कुल ऐसे बराबर रखता नीचे है का। और कंबाइन रखता है। तो वो तो नीचे का cracks पानी नहीं तो आते। हमने बेच दिया, टैंकरों से हमने बेच दिया, हमने जाया भी कर दिया समंदरों में। तो इसका मतलब है कि मतलब जो सरफेस हार्ड रहता है अगर पानी नीचे रहेगा, तो अगर पानी निकाल दिया Yes. जाएगा तो बिल्कुल वो ड्राउट जो की वजह से जो हम खुश्क हो पानी जाएगा। ले रहे हैं उससे हमारी जमीन धंस रही है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही ये खौफनाक बड़ी बात है। डेंजरस बात है। तो हमें मोहम्मद तौहीद साहब ने ज्वाइन किया है, अर्बन प्लानर हैं। तौहीद साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये तो इस तशवीश के साथ ही आपसे ये सवाल है कि अब तो जो हम कर रहे थे, जो नेग्लिजेंस दिखा रहे थे, जो केयरलेसनेस थी पानी को लेकर, अब उसके असरात नजर आ रहे हैं। लांडी और मलीर में आपने देखा जलजले आ रहे हैं, छोटे जलजले आ रहे हैं। तो क्या इसको कैसे टैकल किया जाए? देखिए, पहली और बुनियादी चीज तो यह है कि ये सिर्फ लांडी और मलीर का मसला नहीं है, बल्कि पूरे कराची में तकरीबन यही सिनेरियो डेवलप हो गया है। और ख़ास तौर पर वो एरियाज जिनकी नियरेस्ट वेसिनिटी में जो है वो आपकी इंडस्ट्रीज आ रही हैं। क्योंकि देखिए, पानी जो सब सॉइल वाटर या ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो है वो दो डिफरेंट लेवल पर हो रही है। एक तो वो है जो कि हाउस होल्ड लेवल पर हो रही है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन जो है वो पानी की मुनसिफाना तकसीम नहीं कर सका आज तक, और कुछ इलाके जिनको पानी मिलता है और कुछ इलाके जिनको पानी नहीं मिलता। मैं मलीर के एक इलाके की मिसाल दूं। मलीर का एक इलाका है जामा मिलिया रोड के साथ, बोस्तान रफी। अच्छा, बोस्तान रफी का इलाका जो है ये एक फॉर्मल सेटलमेंट है, ये कोई कच्ची आबादी नहीं है। यहाँ पर लाइनें, पानी की लाइनें भी मौजूद थी, लेकिन यहाँ के लोग बताते हैं कि अरसा 20 साल से 15 साल से उनके घरों में जो है वो पानी नहीं आया। ठीक है, पाइप वाटर नहीं आया। अब लोगों ने वाटर, जाहिर सी बात है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया, और अब उस वक्त वहां पर जो है तकरीबन जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो 350-400 से ज्यादा पहुंच चुका है। ठीक है, ये तो एक साइड हो गई। दूसरी जानिब आप ये देखें ना कि कराची वाटर सेवरेज कॉर्पोरेशन ने अभी पिछले दिनों
जो है वो तकरीबन 45 कंपनीज को लाइसेंस दिया कि सब सॉइल वाटर एक्सट्रैक्ट करें, और उन कंपनीज ने जो है 295 बोर लगाए। ठीक है, अब ये बोर कौन कौन से इलाके में लगे, कहाँ लगे, क्या सूरत हाल है, और 70 मंथ का जो है वो इनको लाइसेंस दिया गया कि 70 मंथ तक जो है ये वाटर एक्सट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा, देखिए घरों में जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो तो इस तरह है ना कि 5 मिनट उन्होंने बोर चलाया, 10 मिनट बोर चलाया, उनका टैंक फुल हो गया, ओके, उनका एक दिन का यूज हो गया। लेकिन ये जो कंपनीज एक्सट्रैक्ट करती हैं ग्राउंड वाटर, वो इस वे में होता है कि यानी कि कह लें कि जब वो एक बार वो ऑन करते हैं उसको बोर को, नहीं, जब बोर को उसको अपने पंप को ऑन करते हैं तो उसके बाद वो ऑफ नहीं होता, कई दिनों तक ऑफ नहीं होता। उनका इतना बड़ा वाटर यूज है। और ये जो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन ने यानी कि किस बिहाफ पर, किस बुनियाद पर इन 45 कंपनीज को लाइसेंस देकर ये 295 बोर और इनको जो है वो 70 मंथ की जो है लीज या कह लें लाइसेंस दिया है, तो ये तो एक बड़ा थ्रेट हमारे सामने जल्द आएगा। इतना ये तो अभी जो आपने देखा ये तो वो है जो पहले माजी में हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन अब तो बाकायदा लाइसेंस देकर ये कहा जा रहा है कि अच्छा जी ठीक है, आप जो है कराची को सिंक होने में जो है वो मदद करें। तो ये तो मुझे हैरान कुन, क्या नादिया, तो हैरान कुन बात है कि आप खुद अपनी मौत का यानी सामान कर रहे हैं, तो वो बात हो गई ना सर। और ये मुझे बताएं कि अगर ये खुदा ना खास्ता होता रहा अगले कुछ सालों में, आप क्या देख रहे हैं, कितनी और जमीन धंस सकती है और उससे क्या डिजास्टर हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ग्राउंड वाटर जो है वो सदियों से निकलता रहा है, लेकिन अगर आप माजी में जाए 20 साल पहले, 15 साल पहले, तो आपके पास शहर में कच्ची जमीन थी। कच्ची जमीन होने से क्या होता था कि वो जो वाटर एक्वाफर है वो रिचार्ज होते थे ओवर द टाइम, और ये मसला पैदा नहीं होता था, यानी कि जेरे जमीन गैप क्रिएट नहीं होते थे, ठीक है ना। अब हमने कच्ची जमीन जो है खत्म कर दी, शहर में आपको कच्ची जमीन ढूंढने से नहीं मिलेगी, जो थोड़ी बहुत कच्ची बची है हम उसमें पेवर ब्लॉक लगा के खुश हो जाते हैं। तो पानी तो अंदर जा नहीं पा रहा। सही है, पानी जो है वो जेरे जमीन जा नहीं पा रहा, ना ही हम जो है कोई इंजेक्शन वेल बना रहे हैं, ना कोई हम इस तरीके का तरीका कर रहे हैं कि वो सिंगापुर में उन्होंने जो है वो जगह जगह जो इंजेक्शन वेल और बोर वेल बनाए हुए हैं, जो कि घरों की छतों के पे बारिश का जमा होने वाला पानी तक जो है वो। तो ये सिंगापुर की, मुझे बताएं कि सिंगापुर की रिसर्च कंपनी ये पाकिस्तान में आके रिसर्च कर रही है और बता रही है हमें। लेकिन मुझे सवाल का जवाब फिर भी नहीं मिला। सर मुझे वो जवाब बताएं कि ये आपको लगता है कितने सालों में और ये जो है जमीन नीचे जा सकती है, और ये कि डिजास्टर क्या हो सकता है अगर दिस कीप्स ऑन हैपनिंग? देखिए, 2 तरह के डिजास्टर इससे हो सकते हैं। पहली बात तो अगले 5 साल जो है ना, पानी के हवाले से ऑल इन ऑल शहर कराची के लिए बहुत खतरनाक सूरत हाल होगी, ठीक है ना। यानी मजमूई तौर पे ये कहा जा सकता है कि लोग पैसे लेकर घूमेंगे और उनको पानी नहीं मिलेगा, नंबर 1। सेकंड, जो आपने बात की कि जेरे जमीन जो सिनेरियो बन रहा है, जो गैप्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है ना, उसके बाद से क्या होगा कि छोटा सा मामूली स्केल का जलजला भी जो है वो आपको मैसिव जो है समझ लें डिजास्टर की तरफ ले जाएगा। तो ये जलजले इसी वजह से आ रहे हैं, ये जो छोटे जलजले हम देख रहे हैं? नहीं, देखें, नहीं, जलजले आने की वजह ये नहीं है। देखें, होता क्या है कि जब जलजला एक आता है तो जमीन में जो है, जो जहां जहां फॉल्ट लाइन होती है या फ्रैक्चर मौजूद होते हैं, ठीक है ना, वहां पर इम्पैक्ट आता है, उसके ऊपर जो भी बिल्डअप एरिया होता है उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। लेकिन जब जेरे जमीन नीचे जो है वो गैप क्रिएट हो जाए इस तरह के, ये कह लें कि, तो वो फिर जाहिर सी बात है कि जब मामूली सा जलजला भी जो है वो नुकसान पहुंचाएगा। और पानी की कमी की वजह से भी गैसेस क्रिएट होंगे ना, जब आप कह रहे हैं कि सीमेंटेड। जी, मैं वही मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जब हमने ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर लिया और जेरे जमीन जो है वो 100 फीट, 200 फीट, 300 फीट जहाँ पे पानी मौजूद था, वो अब गैप क्रिएट हो गए और लोग और नीचे चले गए। एग्जॉस्ट तो होगा कहीं ना कहीं, क्रैक से एग्जॉस्ट होगा। बिल्कुल, अब जो गैप क्रिएट हुआ, एक तो जमीन जो है वो सिंक करेगी नीचे की तरफ, और मामूली नौयत का जलजला जो कि आमतौर पर शहर कराची के लिए किसी तौर नुकसानदा नहीं होता, वो भी जो है वो वहां पे बिल्डिंग्स कोलैप्स कर सकती हैं और दीगर तरह के नुकसान भी हो सकते हैं। अब हम तो स्पीचलेस हो गए ना कि क्या टाउन प्लानिंग होगी। और बहुत शुक्रिया, सो मच, बहुत शुक्रिया साहब, आपने बहुत जबरदस्त है और जरूरी भी है, और हम आगे और लोगों को डराएंगे। ये साइकिल चलनी चाहिए, ये चेंज चलनी चाहिए सिटी का, और ये बिल्डिंग्स वगैरह जो बन रही हैं, कंक्रीट का जंगल है, हम तो बात ही कर सकते हैं इसमें, लेकिन ये तो रोक नहीं सकते। बजट में इसका कहीं क्लाइमेट का कुछ है, क्लाइमेट का कुछ मुझे भी लग रहा है कि वो सिग्निफिकेंट कोई चीज है। एनवायरनमेंट, क्लाइमेट,
इस पे हम हमारा कोई बजट नहीं है, इस पे कोई बात नहीं कर रहा है, इस पे कोई हमारा इदारा या कोई कौन है। इवन आई थिंक कि अब तो एनजीओज वगैरह होनी चाहिए जो बड़े एक्टिवली प्रोटेस्ट करें, अवेयरनेस बनाएं कि भाई हमारा कराची, हमारा मुल्क जो है सफ़र कर रहा है, ये क्लाइमेट चेंज जो है ये एक तबाही की तरफ लेके जा रहा है। और ये पानी वाली क्राइसिस वही कि मतलब, और वही बात है ना, वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। समुद्र हमारे पास है लेकिन पीने का पानी नहीं। और ये कि सब शहरों की तरफ आ रहे हैं तो फिर लोग जा रहे हैं, तामीरात भी होती रहेंगी और ब्रेक लेना और आबादी बढ़ती जा रही है, प्रोजेक्ट्स रोज अनाउंस हो रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और सोचें और बस सोचें सोचते और ही रहें, कर तो कुछ सकते नहीं हम। एक ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और एक और खौफनाक चीज से आपका तारुफ कराते हैं और वो है साल का बजट। हाँ। एक बला है, बजट आ चुका है जी। और बजट बम गिराया जा चुका है, एक अवाम बम पर है, एक मिसाइल है। पेट्रोल 4 रुपए बढ़ चुका है, वाह, 4 रुपए से मजीद कितना बढ़ेगा कुछ नहीं पता। लेवी मजीद कितनी बढ़ती है कुछ नहीं पता। और फी बैरल इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल उसी दिन तकरीबन 78 हो गया था, 64 से 78 हो गया था डॉलर फी बैरल। तो अब कहाँ जाएगा ये इस जंग की वजह से? और अवाम क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? मिडिल क्लास तो ऐसी पिसी है, मैं आपको बताऊं, एक आपकी एलीट क्लास है, एक आपकी मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास पे भी अपर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, दोनों ही जो हैं बहुत परेशान। असल में मुझे लगता है कि क्लास ये जो ये पहले थी ना, पहले होता था शायद ये कि मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। अब तो मुझे लगता है कि एक हैव और हैव नॉट है, बस हैव्स एंड हैव नॉट्स। क्योंकि गरीब तबका है या फिर एलीट तबका हाँ, है। ख्याल अब यही है, हम रह गए हैं। हाँ, मिडिल जो है वो बस अब कहीं भी नहीं है, कहीं भी लेकिन नहीं है। कुछ लोगों के लिए बहुत ही कमाल बजट था। क्या क्या तनख्वाहों में रेज, 2.5 लाख से एकदम टप के पहुंच गए 21.5 लाख पे। बिल्कुल, इन लोगों के मजे हैं और ये बजट इन्हीं के लिए है। वजीर आजम हाउस के खर्चे, क्या बात है भाई, शाहाना खर्चे हो रहे हैं और चाहिए भी, लाखों करोड़ों रुपए चाहिए उनके लॉन को मेंटेन करने के लिए, दीगर उनकी चीजें देखने के लिए। गेस्ट भी आते हैं, खेमे लगा दें ताकि वहां के ना ठंडी एसी की हवाएं हमें आए बाहर तक। बिल्कुल, इस तरह की चीजें होती है। पार्लियामेंटेरियंस को बहुत ज्यादा बजट चाहिए, पार्लियामेंट चलाने का बहुत बड़ा खर्चा होता है, उसमें करोड़ों रुपए हमें रेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सेनेट चलाने के लिए ऑब्वियसली इतने पैसे लगते हैं, सारी चीजें लगती हैं। हाँ, हमें तो कुछ चाहिए नहीं, हम तो कीड़े मकोड़े हैं। हाँ, अवाम का क्या है, अवाम तो बर्दाश्त करते आए और बर्दाश्त करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इन लोग एक्चुअली इन लोगों का राइट है, इनका हक है, हमारा कोई नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। आप 10% तनख्वाहें आप बढ़ा रहे हैं, आप 7% आप पेंशन पे बढ़ा रहे हैं। यहाँ ये परसेंट है, वहाँ 500% रेज है। क्योंकि जी 2016 से बढ़े ही नहीं थे। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर आप इनको देखें कि इनका लाइफस्टाइल क्या है और हमारा लाइफस्टाइल और आपका लाइफस्टाइल। बिल्कुल। और टैक्स नेट बढ़ाएंगे आप, आपने कहना है कि जब हमने टैक्स नेट बढ़ाना है, अब क्या करें, हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, हमें लोगों से मजीद टैक्स लेना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेशन हमें करना पड़ेगी, हमें डबल टैक्सेशन करना पड़ेगी, हमें कैपिटल गेन टैक्स लगाने पड़ेंगे, हमें कार्बन लेवी लगानी पड़ेगी। अच्छा, एक और खबर भी थी जो अब मुझे, छोटी गाड़ियों वाली जो खबर थी, छोटी इसके अलावा एक और चीज कि जी एफबीआर या किसमें था कि जी टैक्स के हिसाब से किसी को अरेस्ट किया जा सकता है। वो जाहिर है, वो तो एफबीआर के, वो तो बिल्कुल ऐसे खबर इस तरह कुछ डिफरेंट है जो पहले नहीं हो रहा था और अब होगा। बिल्कुल, वो जाहिर है ये रिफॉर्म्स के उसमें आता है, रिफॉर्म्स के हेड में सारी चीजें डालते हैं कि जी हमें तो रिफॉर्म करना है और इस वजह से टैक्स नेट, जब टैक्स बेस बढ़ेगा तो फिर हम इन्वेस्टिगेशन के बाद मतलब आप या पहले भी हो सकते हैं, रिसोर्स का सोर्स क्या पहले हो सकते हैं बाद में होंगे। सही से जवाब दो। नहीं, इन्वेस्टिगेशन नहीं, ओननेस ऑफ प्रूफ जो है ना, जी आप बताएं। देखिए, इल गॉटन मनी का अलग पूछ लेते हैं। अच्छा जी, तो पंजाब का बजट आज पेश किया जा रहा है। वफाकी बजट तो आपने देख ही लिया और उसमें सारी उम्मीदें दम तोड़ गई, लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन पंजाब का बजट कैसा होगा? कुल तरक्याती बजट 1240 अरब रुपए से तजावुज कर गया है। नई स्कीम्स के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। फिर तालीम के लिए और मुख्तलिफ स्कीम्स के लिए भी पैसे मुख्तस किए गए हैं। तो देखना यह है कि पंजाब का बजट कैसा होता है, क्या अवाम दोस्त होता है, पंजाब के अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं। तो डॉक्टर सलमान शाह साहब ने ज्वाइन किया, साबिक वजीर खजाना है और इकोनॉमिस्ट हैं। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। वफाकी बजट से तो बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है लोगों को। आप पंजाब का बजट कैसा देख रहे हैं? क्या वाकई रिलीफ मिलेगा? और एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा है, उस सेक्टर पर कुछ दिया गया किसानों को रिलीफ? देखिए, बात यह है कि एक्सपेक्ट करना कि अवाम के लिए कोई बजट बनाएगा तो ये आई थिंक बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। और हर साल उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगती हैं कि हुकूमत जो है उसको अवाम का दर्द है, इसलिए अवाम के लिए बेनिफिट्स बनेंगे। तो ऐसी बात कोई नहीं है। ये बजट्स जितने भी हैं ये हुकूमत के लिए हैं, नंबर 1, ब्यूरोक्रेसी के लिए हैं, सियासतदानों के लिए हैं
और फिर अपने दोस्तों यारों के लिए। पेट्रनेज इकोनॉमी है हमारी, और जो भी आप किसी को नवाजना है तो आप नवाज देंगे। अपने हलकों में जाके जहाँ पे आप देखते हैं कि आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी वोटों शोटों की, उधर लगा देंगे, अपनी फटियाँ लगा देंगे। तो जगह जगह पे वो प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो जाएंगे किसी के नाम पे और किसी के भाई के नाम पे और किसी की बेटी के नाम पे, लेकिन अवाम के लिए इसमें कुछ नहीं होगा। और सर ये कोई बहाना समझ में नहीं आया कि मैं आपको बताऊं, मीडिया में हम उन लोगों को जानते हैं जिनकी 2010 से आज तक तनख्वाह नहीं बढ़ी, बिल्कुल। चाहे उसमें आपके टेक्निकल लोग हों, दूसरे लोग हों, एडमिनिस्ट्रेशन वाले, तो उनका भी तो हक बनता है कि उनकी भी 500-600% तनख्वाह बढ़े, अगर वहां पार्लियामेंट में बढ़नी है। इधर भी नहीं बढ़ी। देखिए 2010 से तकरीबन वही हुक्मरान चल रहे हैं ना जो आज भी हुक्मरान है, और 2010 से लेके 2025 आ गया है। अवाम जो है वो गुर्बत में डूबती जा रही है। अवाम की तो गुर्बत आप देख लें, वर्ल्ड बैंक ने अब आके कहा है कि जी 45% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। मेरा ख्याल इससे भी ज़्यादा नीचे हैं, क्योंकि जिधर भी देखें कोई 5% लोग हैं जो अय्याशी कर रहे हैं और उनके पास बड़ी दौलत है, और बाकी 95% बेचारे रगड़ा खा रहे हैं और उनको 2 वक्त का खाना मिलना मुश्किल हुआ है। तो निज़ाम जो है फेडरल लेवल हो या प्रोविंशियल लेवल हो, ये सारे का सारा अपने लिए मराद के लिए है, अवाम के लिए नहीं है, और निज़ाम फेल हो चुकी है। ये जो बात होती है, टैक्स फ्री बजट ला रहे हैं जी, ये बड़ी टर्म्स हम हमेशा, टैक्स फ्री बजट है ये, तो ये क्या होता है टैक्स फ्री बजट सर? डबल टैक्सेशन है, एट सोर्स टैक्सेशन है, दीगर चीजों पर, अशिया पर है, ये कौन सा टैक्स फ्री होता है सर? ये हुक्मरानों के लिए टैक्स फ्री होता है, पूरे मुल्क के लिए एक टैक्स का पहाड़ उनके ऊपर गिराया जाता है। और जो बातें अब आप कह रहे हैं कि ऐसी ताकत ब्यूरोक्रेसी को दी जा रही है कि उनका कंट्रोल अगर कोई कम था उसको और ज़्यादा कर दिया जाए। तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो एक ब्यूरोक्रेटिक इकॉनमी बन चुकी है, और हमें इस इकॉनमी को तब्दील करना है मार्केट इकॉनमी में, जहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो, जहाँ पे नौकरियाँ बने और लोगों को आमदन उनकी बढ़े। तो विलिंगली टैक्स दे वो ज़ाहिर है, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये सलमान साहब आपको जैसे तो मैं तो कहती हूँ कि सब तकलीफ में रहें जब तक ये कर्ज ना खत्म हो जाए हमारे ऊपर से। ये एक तलवार लटकी हुई है, दिस इज अ लीश, ये हमें कभी आजाद नहीं होने देगी। अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, देखें ना इस दफा आप कह रहे हैं कि आपकी 2.7% हुई है और वो भी इसलिए हुई है कि आपने मवेशियों की पैदावार ज्यादा कर दी है। तो ये एक मज़ाक़ा खेस बात है ना, हमें सब यानी इकोनॉमी कैसे, बिल्कुल डेवलपमेंट क्या हुई, फिर इंडस्ट्री कहाँ लगी, फिर एसएमईज कहाँ लगी, फिर एक्सपीरियंस, बिल्कुल कोई इंडस्ट्री नहीं लगी, कोई एसएमईज नहीं लगी। आजकल तो दुनिया चिप्स की बातें कर रही है और सेमीकंडक्टर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हम जो हैं वो 21वीं सदी में आने की बजाय 19वीं सदी में जा रहे हैं बड़ी तेज़ी से। और हमारे हुक्मरान जो हैं वो इस निज़ाम को बदलना नहीं चाहते, क्योंकि आपने देखा है उस निज़ाम में उनको बहुत फ़ायदा है, अवाम को बहुत नुकसान है। तो यानी जो टैक्स नेट में आ गया, आपको बदलना, जो टैक्स नेट में आ गया वो खुद परेशान है कि मैं क्यों टैक्स नेट में आ गया। यानी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जो हमें अपनी ना एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, और उसके लिए लेकिन आसानियां होना कि आप उनको स्पेशल जो हैं फैसिलिटीज दें कि यार आप एक्सपोर्ट करो, हम आपके साथ है, चाहे उसमें आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हों कि कुछ और भी हो, उनके लिए आसानियां, उनके लिए भी आसानियां नहीं है। तो किसके लिए प्लान है पॉजिटिव? जी फिलहाल तो प्लान यही है कि जो भी नौजवान हैं उनको अगर मौका मिले मुल्क से बाहर जाने का और बाहर निकल जाएं किसी किश्ती पे बैठ के, और अगर वो डूबने से बच जाए और वो कहीं पहुंच जाएं और उनको कोई रोजगार मिल जाए तो वो फिर पाकिस्तान को रेमिटेंसेस भेजें। ये तो बहुत सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है सर, बहुत सैड है। बहुत शुक्रिया आपने जी, रेमिटेंसेस पे हम चल रहे हैं और रेमिटेंसेस को भी नहीं कर पा रहे हैं ना, क्योंकि इंटरेस्ट में चले जाते हैं, वो रेमिटेंसेस आते हैं इंटरेस्ट की पेमेंट में चले जाते हैं। जो कर्जा ले रहे हैं
ये इनको अपनी जिंदगी में तो इसका कुछ करना नहीं है। जो बहरहाल, आगे आने वाली बहुत सी जनरेशन बातें है ना, जो कभी-कभार हमारे बच्चे, बच्चों के बच्चे ये कर्जा ही देते रहेंगे और फिर हम कहते हैं कि जी कर्जा कभी खराब कभार है, ये खराब फीलिंग है, आती हम है मेरे- नादिया, कभी कभार फीलिंग ये आती है कि इतना ये पढ़ते हैं हम, इतनी चीजें करते हैं, इसके यानी क्या आउटपुट, यानी क्या निकलेगा इससे, पढ़ के हम क्या हो जाएगा, नहीं, और परेशान हो जाएंगे हम बस। हुक्मरान अगर वो भी साथ मिलके एक तंगी में आए ना कि तो जी फिर नहीं, चलेगा। नहीं हमारे मुल्क पे बहुत कर्जा है, मैं तो अच्छी गाड़ी भी नहीं मुझे इस्तेमाल करनी चाहिए, अच्छा मेरा बड़ा ऐसा घर भी नहीं होना चाहिए, उसको भी मैं होटल म्यूजियम कुछ बना दूं, तब तो समझ आती है कि आप हमारे साथ हैं। और अगर आप हमारे साथ ही नहीं है तो हम क्यों साथ सफर करें, बिल्कुल ऐसे ही है। हम क्यों सफर करें कि सब कुछ तो हम हमने तो आवाज करना है, उठाते आपने रहेंगे, क्या करना है? हमारा काम यही है। राइज एंड शाइन का वक्त खत्म हो We गया, can कल आपसे fight like इंशाल्लाह a team और nothing। बिल्कुल और कल सबका मुलाकात loss है। आपसे इंशाल्लाह होगी। अपना ख्याल रखिएगा। नादिया और ज़ोएब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।